हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे आज आपका जो डेरिवेशन होगा वो फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर 1 का होगा। अब आपके इस चैप्टर में सिर्फ 3 डेरिवेशन बचे हैं और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल होंगे, वो तो हम बता ही देंगे। तो आज आपका जो पहला डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को हम पढ़ते हैं। तो आपका पहला डेरिवेशन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। बहुत बार ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। कैसे लिखना है, क्या डेरिवेशन है, पूरी चीज़ हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो प्रश्न तो आप समझ गए हैं, अक्षीय स्थिति के सूत्र का निगमन है। ये आपको फिगर याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक आवेश है -q, यहाँ पर एक आवेश है +q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी d और d, टोटल अगर दूरी देखा जाए तो 2d है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो रचना में क्या लिखेंगे कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। अब विद्युत द्विध्रुव क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई भी आवेश एक माइनस है और एक प्लस है, अल्पतम दूरी पर रखे जाते हैं, तो इस सरल रेखा को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q +q दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है। इसका मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q +q दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है। इनका मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर +q तथा -q आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है। बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम क्या लिखेंगे? एक बार हम इस +q से देखते हैं। तो लिखेंगे +q आवेश के कारण आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक बार हम +q से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए, मतलब इस P से लेके B तक। अब यहाँ तक दूरी हम कैसे निकालेंगे? आप देखिए, ये जो P से लेके दूरी यहाँ तक R है, ये वाला इतना जो है वो D है। अगर यहाँ से हमें यहाँ तक चाहिए तो इस R में से इस D को घटा देंगे तो R माइनस में D हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा E1 बराबर में 1/4πε0 हो जाएगा। आवेश आपका क्यों हो जाएगा, दूरी हो जाएगा r माइनस में d पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, r माइनस डी पूरे का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या देखेंगे? अब हम इस -q आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही वो निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा E2 बराबर में 1/4πε0। दूरी आपका क्या हो जाएगा? अब देखो, यहाँ से इस P से लेके हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ तक की दूरी तो R है और इतना ये आपका D है। तो टोटल दूरी जो हो जाएगी वो R प्लस में D हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी की जगह पे Q बटे में R प्लस D पूरे का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ई बराबर में, ई बराबर में हो जाएगा E1 माइनस में यहाँ पे E2 हो जाएगा। E1 में से E2 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हो जाएगा, बटे में R माइनस में D पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों बटे में R प्लस D पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा E बराबर में, क्यों देखो यहाँ क्यों दोनों में है, क्यों कॉमन कर लेंगे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 में R माइनस डी पूरे का होल स्क्वायर और 1 में R प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा E बराबर में क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसको इधर गुणा करेंगे तो R माइनस डी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। हर को हर से गुणा करेंगे तो R को R से गुणा करेंगे R का स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस D को D से गुणा करेंगे D का स्क्वायर और पावर तो ऊपर 2 लिखा ही है तो पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम ब्रैकेट को खोल देते हैं तो E बराबर क्यों बटे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ इसको खोल देंगे तो R का स्क्वायर प्लस में D का स्क्वायर प्लस में 2RD हो जाएगा माइनस इसको खोल देंगे तो यहाँ पे R का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर यहाँ माइनस है तो माइनस में 2RD हो जाएगा। पूरे के बटे में R का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा E बराबर में क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो R का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस में 2RD हो जाएगा। इसको माइनस को खोलेंगे पूरा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस R का स्क्वायर प्लस है तो माइनस D का स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस में 2RD हो जाएगा। पूरे के बटे में R का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। R से ये R कट जाएगा, D से ये D कट जाएगा। ठीक है, आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 2RD, यहाँ पे 2RD है। यहाँ पे क्या होगा, देखो R जो है वो D से बहुत ज़्यादा बड़ा है, अतः हम D स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, मतलब D स्क्वायर बराबर 0। आप R जो है वो D से बहुत बड़ा है इसलिए D को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इसके आगे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, यह आपका हो जाएगा E बराबर में क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RD। देखो 2 बार लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 2RD लिख सकते हैं। बटे में आपका हो जाएगा R स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि D का मान तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 क्यों को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 क्यों, यहाँ पे R भी है, यहाँ D हो जाएगा। R यहाँ 2 2 4 हो जाएगा तो 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R की पावर 3 की पावर 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। क्यों ऐसे लिखे, ताकि एक R से एक R को हम काट सकें। तो यहाँ हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे में 2 क्यों D हो जाएगा, 2 क्यों D बटे में R 3, R की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। हमने फार्मूला पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर होता है 2QD, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, इससे 2QD की जगह पे P लिखेंगे बटे में R का क्यूब हो जाएगा। और यही हमें प्रूव्ड करना था, यहाँ तक लिखने के बाद हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ये आपके विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के सूत्र का निगमन हो चुका है। मैंने पहले भी ये डेरिवेशन बहुत बार बताया है, ठीक है, फिर भी आज आपका जो सिलेबस चल रहा है शुरू से स्टार्ट करके मैंने फिर से वीडियो स्टार्ट किया है, इसलिए आपको हर एक सिलेबस को बहुत अच्छे से नोट्स करना है, अच्छा सा नोट्स। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति का, अक्षीय स्थिति का तो मैंने पहले ही बताया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो होता है आपको वो होता है फिगर। फिगर तो आपको हर हाल में तैयार होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, ए और बी है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। मध्य बिंदु ओ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डी, ओ से लेके बी तक की दूरी डी। अगर टोटल दूरी की बात कीजिए तो डी में डी जोड़ दोगे 2D हो जाएगा, ठीक है। और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो रचना में क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है। इनका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा हमने लिखा भी है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है जिनका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपकी रचना हो गई। अब हम प्रश्न को हल करने से पहले हमें देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ A से लेके P तक की दूरी पता होना चाहिए, इस B से लेके इस P तक की दूरी पता होना चाहिए। मतलब यहाँ जो दूरी आएगा वो तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि AP और BP का मान बराबर है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। हम कौन सा त्रिभुज क्या, चाहे आप PAO ले लो चाहे POB ले लो, दोनों बराबर है। तो POM में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका कर्ण क्या है, PA हो जाएगा PA का स्क्वायर बराबर आधार क्या है A से लेके O तक, AO का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है O से लेके P तक, OP का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे PA का मान तो हमें पता नहीं है, PA यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा। AO का मान क्या है D, तो यहाँ हो जाएगा D का स्क्वायर हो जाएगा। OP का मान R है तो यहाँ पे R का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो PA का मान होगा वो PB के बराबर होगा। तो PA और PB का मान आ गया अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमें दूरी पता चल गई। अब हम निकालेंगे क्या, एक बार माइनस क्यू आवेश से, एक बार प्लस क्यू आवेश से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 बराबर में 1/4πε0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Q बटे में दूरी क्या हो जाएगा, दूरी सेम दोनों के लिए वही रहेगा, R का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है रूट से स्क्वायर कट जाता है तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे Q बटे में अंडर रूट हट जाएगा तो R स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे माइनस क्यू था, अब प्लस क्यू के लिए लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सेम यही लाइन, बस यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया। लिखेंगे यहाँ पे E2 बराबर में हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। आवेश तो क्यों होगा, दूरी वही सेम रहेगा, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा E2 बराबर में 1/4πε0, यहाँ पे क्यों स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। समीकरण ये हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम क्या लिखेंगे चूंकि E1 जो है वो E2 के बराबर है, E1 और E2 का मान देख रहे हैं, दोनों के दोनों मान बराबर है। अब चित्र में थोड़ा से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक
ऊर्ध्वाधर घटक क्या E2 साइन थीटा ऊपर की ओर जा रहा है और E1 साइन थीटा देखो नीचे की ओर आ रहा है। दोनों के परिमाण समान है, लेकिन ये अलग दिशा में जा रहा है और ये नीचे की दिशा में आ रहा है, इसलिए इनका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। जबकि E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में जाने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये लाइन यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर E1 बराबर E2 लिखेंगे, चूँकि E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा का परिमाण समान होने के कारण, समान तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि E1 कॉस थीटा तथा E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसके आगे यहाँ से हम कर दे रहे हैं। ठीक है, E बराबर में हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस में E2 कॉस थीटा हो जाएगा। हमें यह पता है कि E1 और E2 का मान बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर में 2, चाहे यहाँ पर E1 लिखे चाहे E2 कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा 2, E1 का मान 1/4πε0 Q बटे में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कैसे? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, यही तो होता है। तो आधार प्रश्न में क्या था, चित्र में देखो, यहाँ पे आधार आपका क्या है, आधार आपका D है, और कर्ण क्या निकल के आया है, √R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा R की जगह पे D हो जाएगा, और कर्ण की जगह पे √R का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे उठा के रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। यहाँ 2 है, क्यों से गुणा करेंगे, 2 क्यों हो जाएगा, और बटे में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा का मान हो जाएगा D बटे में √R स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा E बराबर में 1/4πε0, 2Q को D में गुणा करेंगे हो जाएगा 2QD हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं अगर हम √x को अगर x से गुणा करेंगे तो आपको पता है x यहाँ पावर 1/2 होता है, क्योंकि रूट हटाएंगे, और यहाँ पे x की पावर 1 है। 1/2 में 1 अगर जोड़ देंगे तो 2 × 2 बटे में 3, मतलब 3/2 हो जाएगा। जब भी आपका आधार सेम है, घातें जुड़ जाती हैं, तो सेम कहानी यहाँ पर भी वही लिखेंगे। ये दोनों देखो एक ही सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। जबकि फार्मूला हमने पढ़ा है P बराबर होता है 2QD। तो ये हो जाएगा आपका E बराबर में 1/4πε0 हो जाएगा। 2QD की जगह पे हम P लिखेंगे, यहाँ पे D तो खत्म हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि R स्क्वायर बड़ा है D स्क्वायर से, अतः D स्क्वायर बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा E बराबर 1/4πε0, ऊपर हो जाएगा P हो जाएगा, नीचे R का पावर 3 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सी कठिन तो है, लेकिन अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे या पूरी वीडियो आप शुरू से फिर से देख लीजिए, आपको ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन समझ में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक
देखो ये डेरिवेशन भी आपने, इसकी वीडियो भी मैंने पहले अपलोड कर दी है, लेकिन आज मैं फिर से इस डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो डेरिवेशन का नाम क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका फिगर है, ठीक है। फिगर तो आपको याद ही होना चाहिए। यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी रखा गया है, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित हैं। दोनों के बीच की दूरी 2d है। यहाँ पे थीटा कोण पर ये विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यहाँ से यहाँ तक एक लंब डाला गया है c। देखो यहाँ पर एक बल लगेगा इसको इस तरफ घुमाने के लिए, जिसको हम F बराबर क्यू ई, और एक बल इसको इस दिशा में कार्य करेगा इस पर, इसलिए यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस है, माइनस है। अब देखो इसको हम रचना के माध्यम से समझते हैं। क्या लिखा है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2d है। द्विध्रुव थीटा कोण पर विस्थापित करने पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है, थीटा कोण विस्थापित करने पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो हो जाएगा F बराबर प्लस में क्यू ई, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल जो होगा वो F बराबर माइनस में क्यू ई हो जाएगा। दोनों बल का परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण इस पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब पूरा मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखो लिखेंगे कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है, ठीक है। इसको आवेश को थीटा कोण विस्थापित करते हुए विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ई है, तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F बराबर माइनस क्यू ई है। ये इसको इस दिशा में घुमाता है, ये इसको इस दिशा में। इस कारण इस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो लिखेंगे बल आघूर्ण जब उत्पन्न हो जा रहा है तो उसका फार्मूला होता है। तो लिखेंगे बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये इसका फार्मूला हो जाए। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं, बल के लिए F, और दूरी दोनों बलों के बीच की लंबवत की दूरी AC है, ठीक है। यहाँ 2d मत लिख देना। देखो ये है आपका लंबवत दूरी, ये A से लेके C तक। तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ बराबर में F का मान क्या है? क्यू ई, हमने रचना में सीखा है। गुणे में यहाँ पे AC हो जाएगा। हम लगाएंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब आपका क्या है? AC है। कर्ण आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2d को साइन थीटा में गुणा करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2d साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो AC लिखा है, AC की जगह पे मान उठा के रखेंगे तो हो जाएगा टाउ बराबर में क्यू ई हो जाएगा गुणे में 2d, और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। इसको सही से लिखेंगे तो टाउ बराबर में यहाँ हो जाएगा 2qd, ई को हम अलग कर लेते हैं, 2qd एक साथ कर लेते हैं, 2qd, और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। फार्मूला होता है P बराबर में 2q और यहाँ पे d। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा टाउ बराबर में E हो जाएगा, यहाँ P हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। इसे अगर हम वेक्टर रूप में लिखते हैं, वेक्टर रूप में लिखेंगे तो टाउ पे लगा देंगे वेक्टर, और यहाँ पे P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा। ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। अब यहाँ से एक दो कंडीशन हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दोनों अगर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव दोनों विपरीत दिशा में हो, थीटा बराबर 180 अगर अंश रखेंगे तब क्या हो जाएगा? 180 कब रखेंगे? विपरीत की बात जब करेगा, विपरीत दिशा में हूँ तब हम 180 रखेंगे तो हो जाएगा टाउ बराबर में PE साइन 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान होता है -1, मतलब टाउ का वैल्यू आ जाएगा माइनस में PE हो जाएगा। थीटा बराबर हम यहाँ पर 90 अंश रखेंगे। 90 अंश कब रखेंगे? जब दोनों के दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो टाउ बराबर हो जाएगा
यहाँ पे पी ई साइन यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा और 90 अंश का मान हो जाएगा 1, मतलब पी ई हो जाएगा। थीटा बराबर यहाँ पे हम 0 अंश रखेंगे। कब 0 अंश रखेंगे? साम्य अवस्था की बात करेगा तब हम 0 अंश रखेंगे। तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान भी होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब जब विपरीत की बात करेगा तो थीटा बराबर 180 अंश रखेंगे, जब साम्य अवस्था की बात करेगा तो थीटा बराबर 0 रखेंगे, और जब लंबवत की बात करेगा तो थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने इस तरह के डेरिवेशन बहुत बताए हैं, ठीक है, उसकी भी हम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।